इस वीडियो लेसन में हम पार्ट 2 के जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। क्लियर? तो देखो जो टॉपिक बच रहे हैं वो है हमारा परागण और परागण के प्रकार, फिर आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस यानी कि बही प्रजनन युक्तियाँ, इसके बाद में पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, पराग स्त्री केसर संकर्षण, फिर डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। क्लियर? इसके बाद में भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म, भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो, तो एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। इसके बाद में सीड और फिर असंग जनन और बहुभ्रूणिता। ठीक है, एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी, ये सारे टॉपिक अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं परागण और परागण के प्रकार। तो देखो बच्चों, पुष्पी पादपों में पराग कोश के अंदर जैसा कि अपन जानते हैं भाई कि नर युग्मक यहाँ पर बन गए थे और अंडाशय के अंदर हमने देखा था कि मादा युग्मक का निर्माण हो गया था। अब ये दोनों जो है नर और मादा युग्मक, ये दोनों अलग अलग जगह पर बने हैं और निषेचन की क्रिया संपन्न करने के लिए इनको दोनों को एक दूसरे के पास आना जरूरी है। तो पास आने की जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया कहलाती है परागण। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात देखो, अपन को ये बात भी पता है बच्चों कि जो मादा युग्मक होता है वो सामान्यतः अचल होता है, जबकि जो नर युग्मक होता है वो मोटाइल होता है, चल सकता है। इसलिए ये जो नर युग्मक है इसको चलकर इस मादा युग्मक के पास में पहुंचना होगा। तो ये जो प्रक्रिया है जहाँ पर नर युग्मक चल के मादा युग्मक के पास पहुँचता है, यानी कि नर युग्मक का स्थानांतरण मादा युग्मक तक होना, ये प्रक्रिया कहलाती है परागण। अब परागण की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पेड़ पौधों ने अनेक प्रकार की विधियों को विकसित किया है ना। और इन्हीं विधियों के माध्यम से पराग कोश से जब ये परागकण झड़ जाते हैं तो वो कोई भी एक विधि का पालन करते हुए स्त्री केसर की वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। क्लियर? तो ये हमारी परिभाषा है परागकण की कि परागकणों का पराग कोश से झड़ने के बाद स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक संचरण या स्थानांतरण परागण कहलाता है। तो सबसे पहले हम परागण के प्रकार की बात करते हैं। परागण को 3 प्रकारों में बांटा गया है। पहला कहलाता है ऑटोगैमी या स्वयुग्मन। ठीक है, अब स्वयुग्मन बिल्कुल स्वपरागण होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चों कि परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र के ऊपर स्थानांतरित होते हैं। क्लियर? जैसे एक में यहाँ पर एग्जाम्पल है, एक पेड़ है भाई, इसके ऊपर एक फूल ये लगा हुआ है, एक फूल ये लगा हुआ है, एक फूल ये लगा हुआ है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि इस एक पुष्प के जो परागकण होंगे ये इसी पुष्प की वर्तिकाग्र के ऊपर स्थानांतरित होंगे। तो ये कहलाती है विधि स्वयुग्मन। अब यहाँ पर स्वयुग्मन संपन्न हो, परागण की क्रिया सही से हो और बीज बने, इसके लिए पौधों ने कुछ गुण विकसित किए हैं। वो क्या है? देखो, सबसे पहली बात कि जो परागकण है उनकी विमुक्ति यानी कि परागकणों का निकलना और वर्तिकाग्र का परिपक्व होना, ये दोनों प्रक्रिया एक ही टाइम पे होनी चाहिए, समकालिक एक ही टाइम पे होना चाहिए। ठीक है, तभी भाई वर्तिकाग्र जो है वो परिपक्व है परागकणों को एक्सेप्ट करने के लिए, तो फर्दर जो निषेचन की प्रक्रिया है वो आसानी से हो जाएगी। क्लियर? अब दूसरी बात देखो, यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पराग कोश है वो वर्तिकाग्र के बिल्कुल पास होनी चाहिए। अगर इनकी पोजीशन ऊंची नीची होगी, जैसे सपोज पुष्प के अंदर वर्तिकाग्र की पोजीशन मान लो ये है और परागकण यहाँ पर उपस्थित है, तो भाई यहाँ से परागकणों का झड़ने के बाद में यहाँ तक पहुँचना अपने आप संभव नहीं होगा, है ना, अपने आप संभव नहीं होगा। तो इस स्थिति में स्वयुग्मन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। इसलिए दूसरी कंडीशन क्या है कि पराग कोश और वर्तिकाग्र दोनों एक दूसरे के पास में स्थित होने चाहिए, जिससे आसानी से परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंच सके। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके ये नाम है वोयला, ऑक्जेलिस, वोमोलिना। ये कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो 2 तरह के पुष्प पैदा करते हैं। पहले पुष्प तो सामान्य पुष्प होते हैं जैसे कि हमें दिखाई देते हैं, इनको हम उन्मील परागणी पुष्प या कैज्मोगैमस फ्लावर्स कहते हैं। ये ऐसे पुष्प होते हैं बच्चों जो सामान्य फूलों की तरह हमें खिले हुए दिखाई देते हैं। विशेषता कहाँ है? विशेषता यहाँ पर है, अनुन्मील परागणी पुष्प। ये बड़े स्पेशल फूल होते हैं। ये क्या होता है, जैसे एक पौधा है तो इस पर एक तो ये नॉर्मल फूल लगा हुआ है जो बिल्कुल अपने सामान्य फूलों की तरह खिला हुआ है, जबकि कुछ फूल इसमें ऐसे लगते हैं जो कभी खिलते नहीं हैं, ऐसे कली की तरह वो हमेशा
बंद ही रहते हैं। ये स्पेशल फूल जो है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स कहलाते हैं। अब जब ये फूल कभी खिलेगा ही नहीं तो देखो कैसे बढ़िया गारंटी है कि भाई इस पौधे के अंदर तो स्वपरागण ही संपन्न होगा और यहाँ पर आनुवंशिक विविधता आने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है ना, आनुवंशिक विविधता पूरे इस स्वयुग्मन में, हम ये स्वयुग्मन की बात कर रहे हैं, स्वयुग्मन या इसको हम स्वपरागण भी कहते हैं। तो स्वपरागण में किसी भी तरह की आनुवंशिक विविधता आने की संभावना नहीं होती। क्यों? क्योंकि भाई एक ही पौधा है, ये एक सिंगल पौधा है, इसी के परागकण इसी के जो है फूल के ऊपर आके गिर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आनुवंशिक विविधता आने की कोई संभावना नहीं होती। तो ये था परागण का पहला प्रकार। चलो बात करते हैं परागण के दूसरे प्रकार की, वो है सजात पुष्पी परागण। सजात, इसमें बच्चों क्या होता है कि जैसे ये एक पौधा है, ये इसका फूल नंबर 1, ये इसका फ्लावर नंबर 2, ये इसका फ्लावर नंबर 3। अब इसमें क्या होगा कि भाई फ्लावर नंबर 1, मैं इसको नंबरिंग दे रही हूँ इसको ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अब यहाँ पर बच्चों क्या होगा कि एक फूल से परागकण निकलकर उसी पौधे पे लगे हुए दूसरे फूल की वर्तिकाग्र के ऊपर स्थानांतरित होंगे। ठीक है, बात आई समझ में कि भाई 2 नंबर से परागकण निकला 3 नंबर पे पहुंच गया, 3 नंबर से निकला 1 नंबर पे पहुंच गया, 1 नंबर से परागकण निकले 3 नंबर पे पहुंच गए या 2 नंबर पे पहुंच गए। क्लियर? तो यहाँ पर बच्चों प्लांट तो एक ही है, केवल उसके फूल अलग अलग हैं। तो इसको हम कहते हैं सजात पुष्पी परागण। यहाँ पर भी कुछ चीजें देखो क्या क्या बातें होनी जरूरी है। पहली बात, यहाँ पर पराग कणों की विमुक्ति और इसका वर्तिकाग्र का समकालिक होना, परिपक्वता समकालिक होना आवश्यक नहीं होता। ठीक है, मान लो फूल नंबर 1 की वर्तिका पहले परिपक्व हो गई और इसके परागकण परिपक्व नहीं हुए तो भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि परागकण तो इसके काम में आ ही नहीं रहे हैं, परागकण तो फूल नंबर 3 के काम में आ रहे हैं। क्लियर हुई बात? इसलिए एक ही पुष्प की परागकण का विमुक्त होना और उसी पुष्प की वर्तिकाग्र का परिपक्व होना आवश्यक नहीं होता। ऐसे ही दूसरी बात, यहाँ पर स्थिति का भी कोई महत्व नहीं है। भाई पराग कोश कैसे ही व्यवस्थित हो, उसी पुष्प के पराग कोश के परागकण तो वर्तिकाग्र पे आने नहीं है, इसलिए पराग कोश और वर्तिकाग्र की स्थिति का भी यहाँ पर कोई महत्व नहीं होता। अब यहाँ पर जो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, ये जो विधि है सजात पुष्पी परागण, ये क्रियात्मक रूप से तो परपरागण है। ऐसा अपन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखो यहाँ पर 1 नंबर के पराग कणों को 3 नंबर पे ले जाना है तो अपने आप तो जाएगा नहीं, चाहे तो वायु के माध्यम से जाए, चाहे कोई कीट पतंगे के माध्यम से जाए, मतलब कोई ना कोई हमें माध्यम चाहिए जो पराग कणों को स्थानांतरित करेगा। ठीक है, इसीलिए यह क्रियात्मक रूप से परपरागण है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, आनुवंशिक रूप से यह स्वयुग्मन है। क्यों? क्योंकि जो जीन्स हैं उनमें कोई विभिन्नता नहीं आ रही, परागकण उसी पौधे से आ रहे हैं, तो यहाँ पर जीन विभिन्नता की कोई संभावना नहीं होती, इसलिए यह आनुवंशिक रूप से स्वयुग्मन है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रियात्मक रूप से परपरागण लेकिन आनुवंशिक रूप से स्वयुग्मन, क्योंकि यहाँ कोई जीन विभिन्नता नहीं आती। क्लियर? चलो परागण के तीसरे प्रकार पे चलते हैं, जो पर परागण या पर निषेचन कहलाता है। यहाँ पर बच्चों बिल्कुल सिंपल बात है, तो ये एक प्लांट है, प्लांट नंबर A, ये एक दूसरा प्लांट है, प्लांट नंबर B। अब इसमें परागकण एक पौधे से निकलकर दूसरे पौधे की वर्तिकाग्र के ऊपर स्थानांतरित होंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? पर परागण कहेंगे। यहाँ पर भी 2 पॉइंट बिल्कुल सजात पुष्पी वाले हैं कि दोनों का समकालिक होना आवश्यक नहीं है और दोनों की स्थिति का भी कोई महत्व नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ आ जाते हैं इसके आनुवंशिक विविधता के ऊपर। तो आनुवंशिक रूप से यहाँ पर देखो भाई प्लांट नंबर 1 कुछ अलग विशेषताएं लिए हुए होगा, प्लांट नंबर 2 कुछ अलग आनुवंशिक विशेषताएं लिए हुए होगा। तो यहाँ पर आनुवंशिक रूप से भिन्न परागकणों का स्थानांतरण हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आनुवंशिक विभिन्नता भी उत्पन्न हो रही है। क्लियर? तो आनुवंशिक विविधता सिर्फ पर परागण में आती है, सजात पुष्पी परागण और स्वपरागण में कोई आनुवंशिक विविधता नहीं आती। बस ये एक पॉइंट आपको दिमाग में अच्छी तरह से लेके चलना है। चलो अब अपन ने बात करी पर परागण की, भाई कि पुष्प
एक पौधे से फूल के दूसरे पौधे के फूल के ऊपर परागकणों का जाना है। तो यहाँ पर बच्चों देखो कोई ना कोई कारक होगा, है ना। तो परागण के कारकों की हम बात करते हैं तो कारक दो तरह के होते हैं, अजैविक कारक और जैविक कारक। अजैविक कारक कौन से, जैसे कि जल और वायु। तो यहाँ पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत कम पौधे इन पर निर्भरता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई जल के और वायु के माध्यम से तो ये तो दोनों प्राकृतिक कारक हैं, हवा की दिशा पता नहीं कौन सी हो। तो इन दोनों की विधि, इन दोनों विधियों से या इन दोनों माध्यमों से जब परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उनका पहुंचना केवल संयोग होता है। कोई गारंटी नहीं है कि भाई हवा में परागकण रिलीज कर दिए तो वो परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंच ही जाएंगे। तो ये बड़ा ही संयोग वाली प्रक्रिया है ना। इसलिए इस संयोग को संभव बनाने के लिए कि भाई परागण वायु में छोड़ तो दिए लेकिन अब वर्तिकाग्र तक वो पहुंच ही जाएं और निषेचन की प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़े, तो इस संयोग को संभव बनाने के लिए पहली बात तो जो पौधे होते हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में परागकणों को उत्पन्न करते हैं, ठीक है, ताकि भाई कुछ परागकणों का लॉस हो जाए तो भी कुछ परागकण तो आराम से वर्तिकाग्र तक पहुंच सके। और जो ये परागकण होते हैं उनमें भी कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। तो देखो क्या क्या विशेषताएं पौधा विकसित करता है। सबसे पहली बात तो परागकण बहुत हल्के होते हैं ताकि हवा में आसानी से उड़ सके और उनमें चिपचिपाहट नहीं होती ताकि वो किसी भी दूसरी चीज़ से चिपके नहीं, ठीक है। दूसरा, परागकोश अनावर्त होते हैं ताकि जो परागकण हैं उनको आसानी से वायु के अंदर बिखेर सके। तीसरी बात, यहाँ पर जो वर्तिकाग्र होती है वो कुछ बड़ी होती है, जैसे कि हम मक्की के अंदर देखते हैं, मक्के का पौधा जो होता है ना उसका कॉर्न कॉब जो, उसमें वर्तिकाग्र कुछ इस तरह से वर्तिका जो है वो बहुत लंबे लंबे होते हैं, ऐसे हमें रेशमी बालों जैसे दिखाई देती है और इस तरह से पंख के समान फैली हुई होती है। अब ये जब हवा में इस तरह से तैर रही है वर्तिकाग्र, तो जब हवा के अंदर परागकण होंगे तो वो परागकण इन वर्तिकाग्र के ऊपर फटाफट चिपक जाएंगे, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन आता है, नाम याद रखना है टेसल्स के। जो मक्के के अंदर हमें सुनहरे बाल के समान संरचना दिखाई देती तो वो क्या है, वो वास्तव में वर्तिकाग्र है, ठीक है, जो हवा में उड़ते हुए परागकणों को पकड़ने के लिए इस तरह से अनुकूलित हो गई है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगले बात। तो अगली बात ये है कि भाई ऐसे जो वायु परागित पुष्प होते हैं उनमें अंडाशय के अंदर सामान्यतः एक ही बीजांड होता है, लेकिन जो उसका पुष्प क्रम होता है उसमें बहुत सारे पुष्प गुच्छे में लगे हुए दिखाई देते हैं, क्लियर। जैसे मक्के के अंदर कितने सारे गुच्छे में फूल होंगे, अपन एक मक्की खाते हैं, है ना, भुट्टा खाते हैं, मेज़ खाते हैं, तो देखो उसमें कितने सारे बीज लगे हुए हैं और कितने सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हमें वहाँ दिखाई देते हैं। तो वहाँ पर मतलब सोचो कितने सारे फूल होंगे और उन फूलों के कारण वो एकदम गुच्छे में गुथे हुए बीज हमें वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो अंडाशय में बीजांड तो एक है लेकिन पुष्प क्रम में बहुत सारे पुष्प एक साथ गुच्छे में लगे हुए होते हैं। तो ये 5वां पॉइंट अनुकूलन की बात करते हैं तो ये घास में इस तरह से बहुत सामान्य है अनुकूलन। और अजैविक परागण में वायु द्वारा परागण जल परागण की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक है। तो वायु परागण कॉमन है, जल परागण तो उन्हीं पौधों में होगा जो जल में उपस्थित है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारे थे कुछ जिसमें हमने डिस्कस किया कि भाई वायु परागण वाले पौधों में क्या गुण होने चाहिए। अब अपन बात करते हैं जल परागण में जो पौधे पाए जाते हैं उनमें क्या विशेषताएं हैं जो उनको जल परागण के लिए अनुकूलित करती हैं। तो सबसे पहली बात, ये इस तरह का जो जल परागण है वो लगभग 30 जो जीनस है प्लांट्स के वहाँ तक की सीमित है और इसमें से अधिकतर जो है वो एक बीजपत्री पादप है, ठीक है। फिर देखो अगला पॉइंट देखो तो जो एल्गी, शैवाल, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, ये जो पौधों का वर्ग है, वैसे तो हम जानते हैं कि ये जो पौधों का वर्ग है ये जलीय आवास के आसपास ही पाया जाता है ना। पानी इनमें निषेचन की क्रिया को संपन्न कराने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यहाँ पर पराग कणों का संचरण ही जल के द्वारा होता है। तो अगर जल नहीं है तो पराग कणों का संचरण नहीं होगा और जब पराग कणों का संचरण नहीं होगा तो निषेचन की क्रिया नहीं होगी। इसलिए इन पौधों का जो विस्तार है
वो ऐसे ही आवास में होता है जहाँ पर पानी उपस्थित होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इस पॉइंट को ध्यान रखना कि भाई ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट पौधे जो हैं उनका आवासीय क्षेत्र जो है वो सीमित क्यों है। तो सीमित इसलिए है क्योंकि उनको पराग कणों के संचरण के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो जहां पर जल बाहुल्य आवास होगा वहीं पर ये पाए जाएंगे। क्लियर, ये याद रखना। अब जो पानी के अंदर परागकण चल रहे हैं, संचरित हो रहे हैं, तो उसमें पानी के अंदर बहने के लिए परागकणों में विशेषता होती है। कैसी? परागकण लंबे होते हैं, फीते के जैसे होते हैं, ताकि वो आसानी से पानी की धारा के साथ में बह सके। ठीक है, इसी तरह से पानी के अंदर गले नहीं, तो गलने से बचने के लिए उनके ऊपर श्लेष्मिक आवरण पाया जाता है। क्लियर, तो ये तो थे अपने अनुकूलन। अब चलते हैं विशेषताएं देखते हैं कुछ पौधों के नाम की, जलीय पादपों के नाम की, कि उनमें क्या विशेषता है। और ये दोनों पॉइंट अच्छे से याद रखना। बड़े कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चंस का आता हुआ आंसर भी गलत कर देते हैं। ठीक है, तो देखो एक पौधा होता है वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया में क्या होता है कि भाई इसका जो पुष्प होता है ना वो पानी की सतह के बाहर होता है। पुष्प पानी की सतह के बाहर है। अब कंफ्यूजन बच्चों को यही हो जाता है कि भाई पुष्प पानी की सतह के बाहर है, यानी कि यहाँ कहीं वायु में है, तो इसमें परागण वायु के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गलती हो जाती है, पर इस गलती को नहीं करना। वेलिस्नेरिया में पुष्प जरूर सतह पर उपस्थित होते हैं, लेकिन पराग कणों को जल के द्वारा ही स्थानांतरित किया जाता है। तो यानी कि इसमें परागण जल के द्वारा ही होता है। ठीक है, जल परागण में दूसरा उदाहरण याद रखेंगे हम हाइड्रिला का। ये हाइड्रिला तो पानी के अंदर सबमर्ज प्लांट होता है, और बहुत सी समुद्री घास जैसे कि जोस्टेरा, ये सारे पानी के अंदर पूरी तरह से डूबे हुए हैं। तो इनमें जल परागण द्वारा ही, जल के द्वारा ही परागण होता है। अब देखो हम बात करते हैं हमारे टेरर ऑफ बंगाल, वाटर हाइसिंथ या वाटर लिली की। ये जो पौधे हैं इनके फूल जो हैं वो सतह के ऊपर उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो इनमें ये पादप पानी की सतह पर तैरते हुए भी पाए जाते हैं। तो इनमें जो है परागण वायु द्वारा और कीटों द्वारा होता है। क्लियर, तो वेलिस्नेरिया में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसका डायग्राम दे देते हैं और प्लांट को जो है फ्लावर को जो है सरफेस पे दिखा देते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई वायु द्वारा होगा। नहीं, वेलिस्नेरिया में हमेशा जल के द्वारा परागण होता है। क्लियर, तो हमने अजैविक कारकों के द्वारा जो परागण है उसको डिस्कस किया। अब अपन छोटी सी बात करते हैं जैविक कारक की। तो बहुत सारे कीट पतंगे हमारे आसपास होते हैं और बहुत सारे दूसरे जंतु भी होते हैं जो एक फूल के संपर्क में आते हैं तो परागकण जंतु के ऊपर चिपक जाते हैं, और जब वो दूसरे फूल के संपर्क में आते हैं तो जिसके शरीर के ऊपर लगे हुए परागकण हैं वो वर्तिकाग्र के ऊपर झड़ जाते हैं। ठीक है, तो जैविक परागण करने के लिए पौधों में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहली बात कि इनके जो पुष्प होंगे आकार में बड़े होंगे, रंगीन होंगे, सुगंधित होंगे और उनमें मकरंद पाया जाएगा। अब ये सब क्यों है? ये सब इसलिए है, बड़े होंगे तो कोई भी कीट है या कोई भी जंतु है तो वो उसकी ओर आसानी से आकर्षित होगा। भाई दिखेगा, फूल दिखेगा तभी तो उसके पास कोई जाएगा, तो आकार में बड़ा। दूसरा रंगीन, है ना, रंगीन। रंगीन क्यों? क्योंकि उसका जो अगर सुंदर रंग होगा तो हम उसकी ओर फटाफट आकर्षित होंगे, तो आकर्षण को पाने के लिए वो रंगीन होते हैं। सुगंध, सुगंध भी आकर्षण के लिए। मकरंद, मकरंद है भोजन की पूर्ति के लिए। ठीक है, तो ये जो विशेषताएं हैं इसलिए है। अगर पुष्प आकार में बड़े नहीं हैं, मान लो पुष्प छोटे हैं, तो क्या होगा? तो वो हमेशा समूह में पाए जाएंगे, तो वो हमें अपने आप बड़े दिखाई देंगे। संख्या में अधिक होंगे तो हमें वो आसानी से दिखाई देंगे। ठीक है, तो उभर कर दिखाई देते हैं। अगर छोटे पुष्प होते हैं तो वो समूह में पाए जाते हैं। क्लियर हो गए दोनों पॉइंट? चलो आगे चलते हैं। परागकण प्रायः चिपचिपे होते हैं ताकि वो आसानी से किसी भी कीट के शरीर के ऊपर चिपक जाए। और पुष्प द्वारा कीटों को इनाम के लिए मकरंद दिया जाता है, रस। पुष्प की जो वर्तिकाग्र होती है ना उसके अंदर बहुत मीठा रस उपस्थित होता है, इसको मकरंद कहते हैं। बहुत सारे कीट पतंगे उस मकरंद के ऊपर ही जीवित होते हैं, तो मकरंद इनाम स्वरूप दिया जाता है। परागकण भी भोजन के रूप में दिया जाता है। तो ये दोनों चीजें भोजन के रूप में कीट लेता है और बदले में परागण की क्रिया को संपन्न कर देता है। अब ये यहाँ से क्वेश्चंस याद रखना। पहला,
एक रिलेशनशिप है, सहसंबंध है, वो है मॉथ। मॉथ एक कीड़ा होता है, भंवरे जैसा, छोटी बटरफ्लाई जैसा, और ये अपने अंडे एक यक्का नाम का प्लांट होता है, तो यक्का के अंदर ही देता है, यक्का के पुष्प में ही देता है। अब जब ये कीट अंडे देने के लिए इस पुष्प के अंदर आता है, तो इस कीट के ऊपर जो परागकण चिपके हुए हैं उसके कारण ये जो यक्का का फूल है वो निषेचित हो जाता है। ठीक है, निषेचन की क्रिया कर दी उसने। तो परागण की क्रिया हो गई, निषेचन तो नहीं कहेंगे, सॉरी, परागण है ना, उसने चिपके हुए पराग कणों को वर्तिकाग्र तक पहुंचा दिया। बदले में प्लांट ने उसको क्या दिया, प्लांट ने इस मॉथ को अंडे देने की जगह दी। अब इस फूल के अंदर ही, यक्का का जो फ्लावर है, फ्लावर के अंदर ही अंडे उपस्थित हैं। अब इन अंडों से जीव का विकास होगा, यानी कि दोनों का जीवन चक्र एक दूसरे के साथ चल रहा है। अगर ये मॉथ इस यक्का के फूल के पास नहीं आएगा तो यक्का में परागण नहीं होगा, और दूसरी बात, यक्का को फायदा नहीं हुआ, मॉथ को अंडे देने की जगह नहीं मिलेगी, तो वो अपना लाइफ साइकिल कैसे चलाएगा। तो दोनों अपना जीवन चक्र एक दूसरे के साथ में पूरा कर रहे हैं। एक प्लांट का और नाम है, ये बहुत ही बड़ा 6 फुट ऊंचा प्लांट होता है, एमोरफेफिलस। ठीक है, ये क्या है कि ये कई सालों में एक आध बार खिलता है, और इसमें से बड़ी ही गंदी ऐसी मांस की स्मेल आती है, सड़े हुए मीट जैसी स्मेल आती है। तो ये बहुत सारे कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है उस स्मेल के कारण। तो कीट आकर्षित होके पुष्प के अंदर जाते हैं, पुष्प को परागित कर देते हैं, और कीटों को अपना भोजन मिल जाता है। तो इस तरह से अगर जैविक माध्यम से परागण हो रहा है तो या तो भोजन के लिए या उनको अंडे देने की जगह मिल रही है उन कीटों को, तो इस तरह से पौधों में ये सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है, चलो, तो अभी हमने परागण की बात कर ली, स्वपरागण, परपरागण और परागण होने के लिए कारक। अब एक टॉपिक है बहिप्रजनन युक्तियां, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। देखो बच्चों, क्या होता है, जब पौधे लगातार सेल्फ पॉलिनेशन करते रहते हैं, स्वयुग्मन हो चाहे सजात पुष्पी परागण हो, तो दोनों कंडीशन में कोई भी आनुवंशिक विविधता पैदा नहीं होती। ठीक है, जब आनुवंशिक विविधता पैदा नहीं होती है और एक जैसे जीन कई पीढ़ियों तक ट्रांसफर होते रहते हैं, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते रहते हैं, तो इसके कारण पौधों में कुछ कमियां आ जाती हैं, और इन कमियों को हम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं, अंतः प्रजनन अवनमन कहते हैं। ठीक है, क्या क्या कमियां आ जाती हैं, देखो, सबसे पहले जीन विविधता में कमी आ जाती है, क्योंकि एक जैसे जीन ही आगे से आगे जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा, बहुत सारे अवांछनीय जीन जो है वो एक संतति में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, और इसके फलस्वरूप जो नई संतति होती है वो निरंतर कमज़ोर होती जाती है। अब सपोज जीन में विविधताओं की कमी है और पर्यावरण में कोई बीमारी ऐसी आ जाती है जो इस पौधे के लिए घातक है, अगर सारे जीन लगभग एक जैसे होंगे और वो बीमारी इस जीन के जो गुण हैं, जीन के जो लक्षण हमें पौधे में दिखाई दे रहे हैं, तो उन जीनों में इस बीमारी को हराने की क्षमता नहीं है। सपोज ये जो जीन पूल है, इसके पास ऐसे जीन नहीं है कि इस बीमारी से ये लड़ सके, तो क्या होगा, ये जो भी संतति होगी, ये संतति पूरी की पूरी नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, है ना। अगर इसके जीन पूल में जीन विविधता होती तो हो सकता है कुछ जीन ऐसे भी होते जिसके कारण पौधे सुपीरियर हो जाते, है ना, मजबूत होते, कुछ उनमें अलग विशेषताएं होती और वो इन बीमारियों को हरा सकते, तो पूरी की पूरी प्रजाति को नष्ट होने का खतरा नहीं आता। क्लियर बात है ना। तो जीन विविधता होना बहुत ज़रूरी है। अगर लगातार एक ही तरह से स्वपरागण होता रहेगा तो जीन विविधता में कमी आएगी और इसको हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो पेड़ पौधे भी बड़े समझदार हैं, हमसे भी ज़्यादा, है ना। तो पेड़ पौधों ने क्या किया है कि ऐसे साधन विकसित कर लिए हैं जिससे वो स्वपरागण को तो कर देते हैं हतोत्साहित, बहुत कोशिश करते हैं प्लांट की सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो,
और वो पर परागण को प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, तब हम यहाँ पर ऐसी ही विधियों को पढ़ेंगे कि भाई कैसे स्वपरागण को हतोत्साहित किया जा रहा है और पर परागण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो देखो यहाँ पर 4 तरीके हमें पढ़ने हैं, चारों बहुत इजी हैं। देखो पहला तरीका क्या है कि अगर हम परागकण जब विमुक्त हो रहे हैं, ठीक है, जैसे सपोज मंडे, डे से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, जैसे सोमवार को, मंडे को परागकण विमुक्त हो रहे हैं और आज मंडे के दिन ये वर्तिकाग्र जो है वो परिपक्व नहीं है। तो अब ये जो हमारी वर्तिकाग्र है, मंडे को परागकण तो विमुक्त हो गए, इस वर्तिकाग्र के ऊपर आकर बैठ गए, लेकिन वर्तिकाग्र आज परिपक्व नहीं है, तो क्या होगा, ये परागकण तो कुछ समय बाद में नष्ट हो जाएंगे, जो भी इनके जीवनक्षम अवधि होगी ये तो नष्ट हो जाएंगे और निषेचन की क्रिया होगी ही नहीं। क्लियर बात है ना। अब मान लो ये जो हमारी वर्तिकाग्र है ये वेडनेसडे को परिपक्व हो रही है 2 दिन बाद, तो 2 दिन बाद फिर अब ये बात तो हो गई कि मंडे को जो परागकण रिलीज हुए वो तो सारे खत्म हो गए। अब यहाँ पर वेडनेसडे तक कोई दूसरे पौधे के परागकण ही पहुँचेंगे। तो इस तरह से ये क्या हुआ कि इसने स्वपरागण को हतोत्साहित कर दिया। ठीक है ना। अब देखो दूसरा पॉइंट, परागकोश और वर्तिकाग्र की स्थिति, जो मैंने अभी तुम्हें पहले भी बताया था, है ना, कि मान लो ये वर्तिकाग्र तो ऐसे है और पराग यहाँ पर स्थित है, तो इनकी स्थिति कुछ ऐसी होगी कि परागकण जो है उसी वर्तिकाग्र तक उनका पहुँचना संभव नहीं होगा। तो ये भी स्वपरागण को हतोत्साहित करने वाला काम कर लिया प्लांट ने। ठीक है। अब देखो तीसरा पॉइंट है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इसमें क्या होता है बच्चों, पुष्प के अंदर एक विशेषता होती है कि भाई अगर पुष्प की वर्तिकाग्र जो है ना वो एक रासायनिक प्रक्रिया चलाती है जिसमें ये वर्तिकाग्र क्या करती है, चयन करती है। कैसे चयन करती है कि भाई अगर सेम फूल के एक ही पुष्प के या फिर सेम प्लांट का, यानी कि हमारा स्वयुग्मन और दूसरा था सजात पुष्पी परागण, अगर परागण इन दोनों विधियों से हुआ है और वर्तिकाग्र के ऊपर परागकण पहुँचे हैं, तो हमारी ये जो वर्तिकाग्र है ये इतनी समझदार है कि ये कुछ ऐसे केमिकल्स रिएक्शंस करेगी कि वो जो पराग नली का विकास ही नहीं होने देगी, यानी कि स्वपरागण को करने ही नहीं देगी। अगर उसी फूल का परागण है या उसी पौधे का परागण है तो वर्तिकाग्र उसका अंकुरण नहीं होने देगी, या अंकुरण हो गया तो पराग नली के विकास को रोक देगी और इस तरह से स्वपरागण को रोक देना। तो इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इसका मतलब है कि उसी पुष्प के या उसी पादप के परागकण वर्तिकाग्र के ऊपर अंकुरित नहीं होते और इसको हम सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। क्लियर, 3 पॉइंट क्लियर हो गए। चौथा पॉइंट क्या है कि पौधे ने झंझट ही खत्म कर दिया कि ऐसा करो कि प्लांट जो है वो ही एक ही तरह के फूलों का उत्पादन करो। अब यहाँ पर 2 स्थितियाँ होती हैं बच्चों, इस पर ध्यान देना। ठीक है, इसके लिए पहली स्थिति कि या तो पादप एक लिंगाश्रयी होगा, यानी कि पौधे के ऊपर ही या तो केवल नर पुष्प होंगे या केवल मादा पुष्प होंगे। तो इस तरह से पूरा पौधा है, पूरा का पूरा पौधा या तो वो नर पौधा होगा या वो मादा पादप होगा। तो देखो स्वपरागण की कोई संभावना ही नहीं है। ठीक है, दूसरी बात देखते हैं। दूसरी बात क्या है कि अगर पुष्प एक लिंगी है, तो पौधा तो ये एक ही है, पर इस पे कोई फूल तो है जो फीमेल है, कोई फूल ऐसा है जो मेल है। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में जीन तो होके वही है ना, क्योंकि ये तो सजात पुष्पी परागण हो जाएगा। हमने बात करी थी ना सजात पुष्पी परागण की, तो यहाँ पर कोई भी जीन में विविधता तो आएगी नहीं, तो यहाँ पर तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ सकता है। लेकिन अगर ये कंडीशन होती है कि भाई पूरा पौधा ही एक तरह के फूल पैदा करे,
तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं आएगा। क्लियर? तो ये थे 4 पॉइंट, यानी कि 4 तरीके जिनसे पौधा स्वपरागण को रोकने की कोशिश करता है और पर परागण को बढ़ावा देता है, ताकि जीन के अंदर विभिन्नताएं आ सके। क्लियर? चलो, अब अभी तक हमने क्या पढ़ लिया कि भाई ये वर्तिकाग्र है और इस वर्तिकाग्र के ऊपर परागकण पहुंच गए। ठीक है, अब बच्चों जो परागकण वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंचते हैं, ये ज़रूरी थोड़ी है कि हवा को पता है कि भाई यहाँ इसके परागकण यहाँ ले जाओ, इसके परागकण यहाँ ले जाओ, या कीड़े को पता है कि भाई अभी अपन गुलाब के रस पी रहे हैं तो अपन को गुलाब के ऊपर ही पहुँचना है दोबारा रस पीने के लिए, क्योंकि अपने पास गुलाब के परागकण है, उसको गुलाब पे छोड़ना है। ऐसा तो है नहीं, है ना। तो पराग जो हमारे पुष्प की वर्तिकाग्र होती है ना, उसके ऊपर बहुत सी तरह की प्रजाति के परागकण आ जाते हैं। अब इसमें से कौन सा परागकण सुयोग्य है, यानी कि कंपैटिबल, और कौन सा परागकण अयोग्य है, यानी कि इनकम्पैटिबल। ठीक है, तो इसका चयन करना बहुत ज़रूरी है भाई। जैसे कोई ये एक तरह की प्रजाति, चलो मैं तुम्हें बिल्कुल सरल उदाहरण से बताती हूँ। हम सब जानते हैं एक फूल होता है गुलाब, ठीक है, और एक फूल होता है गेंदा। ठीक है, अब अगर गेंदे के परागकण गुलाब के ऊपर पहुँच गए और यहाँ पर निषेचन की क्रिया हो जाएगी, तो पता नहीं अगला जो यहाँ से बीज बनेगा, उस बीज से जो पादप बनेगा वो पता नहीं कैसा पौधा होगा, क्योंकि ना तो वो गेंदा होगा ना वो गुलाब होगा, कोई नई तरह की प्रजाति का विकास हो जाएगा जो कहलाएगी संकर प्रजाति। पर प्रकृति में ऐसा नहीं होता। संकर बनाने के लिए हम वैज्ञानिकों को खपना पड़ता है ना, प्रयोग करने पड़ते हैं, तब कहीं जाके संकर प्रजातियां विकसित होती हैं। ठीक है, तो हमेशा गुलाब की वर्तिकाग्र हो चाहे गेंदे की वर्तिकाग्र हो, कोई भी पुष्प की वर्तिकाग्र हो, वो एक चयन प्रक्रिया अपनाती है कि भाई जो मेरी प्रजाति के परागकण हैं, केवल वही परागकण यहाँ पर अंकुरित होंगे। क्लियर? ये जो चयन प्रक्रिया है ये कहलाती है पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया या संकर्षण, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। ये एक तरह की रासायनिक प्रक्रिया होती है बच्चों, केमिकल इंटरेक्शन होता है जो स्त्री केसर और परागकणों के बीच में होता है। ठीक है, अब इस केमिकल इंटरेक्शन के बाद में जो परागकण सुयोग्य होता है वो तो यहाँ पर अंकुरित हो जाएगा, और जो सुयोग्य नहीं है उनका अंकुरण यहाँ पर नहीं होगा, यानी कि उन सब को हमारा जो स्त्री केसर है वो उन सारे दूसरे अयोग्य परागकणों को रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, अब वर्तिकाग्र के ऊपर एक परागकण ये सुयोग्य है और इसका अब अंकुरण होना शुरू हुआ। तो अंकुरण होने के लिए क्या होता है कि भाई यहाँ पर परागकण के अंदर जो जनन छिद्र होता है वहाँ से एक पराग नली का विकास होना प्रारंभ होता है। तो पराग नली का विकास होना ये कहलाता है अंकुरण। अब अंकुरण के समय, इस समय जो परागकण के अंदर, थोड़ा पीछे चल रहे हैं अपन, याद करना पिछली चीज को, एक तो बड़ी सी होती है कायिक कोशिका, एक होती है जनन कोशिका, और इस 2 कोशिक अवस्था में परागकण यहाँ पहुंचा था। अब क्या होगा कि ये जनन कोशिका जैसे ही अंकुरण शुरू होगा, ये जो जनन कोशिका है ये विभाजित हो जाएगी और क्या बनाएगी, 2 नर युग्मक बनाएगी। तो ये जो पराग नली का विकास हो रहा है, इस पराग नली में अब 2 नर युग्मक उपस्थित होंगे। ठीक है, अब ये जो पराग नली है ये इस वर्तिकाग्र की वर्तिका की है ना, वर्तिकाग्र ये है वर्तिका। तो वर्तिका की ऊतकों में से गुजरती हुई कहाँ पहुँचेगी, ये अंडाशय, और ये अंडाशय के अंदर बीजांड। तो अब ये यहाँ से ग्रोथ करेगी और यहाँ से अंदर प्रवेश करेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये जब यहाँ से अंदर प्रवेश कर रही है तो यहाँ पर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फिलीफॉर्म एपरेटस, तंतुमय समुच्चय। ये एपरेटस अब क्या काम करेगा, ये इस पराग नली को रास्ता बताएगा कि भाई यहाँ से अंदर एंटर होना है। क्लियर? तो ये तो है फिलीफॉर्म एपरेटस का कार्य। इसके बाद में ये फिलीफॉर्म एपरेटस जो है वो गल जाएगा, फट जाएगा,
और पराग नली जो है वो किसी एक सहायक कोशिका यानी कि सिनर्जिड सेल के अंदर प्रवेश कर जाएगी। क्लियर? तो यहाँ तक की जितनी भी क्रियाएं हैं ये सब क्या कहलाती हैं? पराग स्त्री केसर संकर्षण। तो यहाँ तक की जितनी भी क्रियाएं हैं, अगर पराग कण गलत है, अयोग्य है, तो कहीं भी का क्या मतलब है? कहीं भी का मतलब है नंबर 1 जब पराग कण का अंकुरण हो रहा था, ये नंबर 1। नंबर 2 जब पराग नली का विकास हो रहा था। नंबर 3 जब पराग नली यहाँ अंदर प्रवेश करने वाली थी। तो इन 3 स्टेप तक अगर ये पराग कण अयोग्य है तो वर्तिकाग्र इसकी वृद्धि को रोक सकती है। ठीक है, यानी कि किसी भी हालत में गलत परागकण का अंकुरण नहीं होता प्रकृति में। क्लियर? तो ये कहलाता है पराग स्त्रीकेशन संकर्षण। चलो, अब ये पराग नली पहुंच गई है हमारे बीजांड तक। तो अब हम आगे देखते हैं कि भाई बीजांड के अंदर क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, निषेचन की क्रिया कैसे संपन्न होती है। तो बच्चों, अपन इस संरचना को अच्छी तरह से पहचानते हैं बीजांड को कि भाई यहाँ पर 3 तो होती हैं एंटीपोडल सेल और 3 होती हैं अंड समुच्चय की कोशिकाएं और साथ में यहाँ पर उपस्थित होता है सहायक कोशिका के साथ में फिलीफॉर्म एपरेटस। क्लियर? यहाँ तक की चीज़ें अपन को पता है। अब मैं इस ब्लू कलर से इस ऐसे पराग नली को प्रदर्शित कर रही हूँ और इसके अंदर ये 2 नर युग्मकों को। ठीक है, ये हमारी पराग नली। अब पराग नली पहुँची, सबसे पहले तंतुमय समुच्चय क्या करेगा? इसको गाइड करेगा कि यहाँ से आपको प्रवेश करना है। तो पराग नली इस सहायक कोशिका में तंतुमय समुच्चय से होती हुई गुजरेगी। ठीक है, पराग नली सहायक कोशिका के अंदर पहुँच गई। अब यहाँ पर जाकर ये पराग नली फट जाएगी, सहायक कोशिका के अंदर पराग नली फट जाएगी और ये जो 2 नर युग्मक है वो दोनों नर युग्मक इस सहायक कोशिका में छोड़ दिए जाएंगे। क्लियर? अब क्या होगा? अब ये जो सहायक कोशिका है ये भी फट जाएगी, ये भी फट गई। अब इसमें देखो, पहला जो नर युग्मक है ये यहाँ से निकल कर पहुँचेगा अंड कोशिका के पास और अंड कोशिका के केंद्रक के साथ में संलयन। तो ये हो गया पहला निषेचन, फर्स्ट निषेचन। फर्स्ट निषेचन किसके किसके बीच में हुआ? मादा युग्मक प्लस नर युग्मक। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा द्विगुणित जाइगोट का निर्माण, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण। और इस युग्मनज से किसका विकास होगा? भ्रूण का विकास होगा, जो बाद में क्या बनाएगा? बीज बनाएगा। क्लियर? चलो, अब बात करते हैं द्विनिषेचन की, दूसरे निषेचन की, जो कि इसका बड़ा इम्पोर्टेंट पुष्पी पादपों का बहुत इम्पोर्टेंट गुण है, लक्षण है। तो ये है हमारी सेंट्रल सेल जिसके पास में 2 ध्रुवीय केंद्रक उपस्थित है, 2 अगुणित ध्रुवीय केंद्रक। तो अब ये जो दूसरा वाला नर युग्मक है ये सहायक कोशिका के फटने से यहाँ पहुँचा। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान दो, कितने युग्मकों का संलयन हो रहा है? तो यहाँ पर अपन देखें तो 1, 2 और 3 युग्मकों का संलयन हो रहा है। तो यहाँ पर 3 अगुणित युग्मकों का संलयन होता है, इसीलिए हम इसको त्रिसंलयन कहते हैं। ठीक है, और ये था हमारा दूसरा निषेचन। तो दूसरा निषेचन किसके किसके बीच में हुआ? दूसरा निषेचन हुआ एक नर युग्मक और 2 ध्रुवीय केंद्रक। ठीक है, और इससे निर्माण किसका किया? इससे एक त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक का निर्माण हुआ। ये जो प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक है ये किसका विकास करेगा? ये विकास करेगा भ्रूणपोष का, एंडोस्पर्म का। तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट, ये केवल एक बात ध्यान रखना, ये पुष्पी पादपों का ये बहुत ही विशिष्ट गुण है और किसी में नहीं पाया जाता, दोहरा निषेचन और त्रिसंलयन। क्लियर हो गया कंसेप्ट? चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आते हैं, इसको देखना बच्चों। हमेशा द्विनिषेचन के बाद में
जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है उससे भ्रूणपोष का विकास होना प्रारंभ होता है। तो ये पहली घटना है। तो पहले क्या होता है, भ्रूणपोष का विकास होता है। जब भ्रूणपोष का थोड़ा विकास हो जाता है तो उसके बाद में इस भ्रूण का विकास शुरू होता है। इसके पीछे सिंपल सा कंसेप्ट है, भ्रूण जब विकसित होगा तो उसको पोषण की जरूरत पड़ेगी, और पोषण कौन देता है, भ्रूणपोष देता है। तो पहले पौधा इस भ्रूण के लिए पोषण तैयार करता है, यानी कि भ्रूणपोष को तैयार करता है, और भ्रूणपोष जब थोड़ा सा तैयार हो जाता है तो भ्रूण का विकास होना शुरू हो जाता है। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइनें तो 2 हैं पर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं, बात करते हैं निषेचन के बाद होने वाली घटनाएं। तो निषेचन के बाद क्या क्या घटना होगी? नंबर 1 भ्रूणपोष का विकास होगा, नंबर 2 भ्रूण का विकास होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भ्रूणपोष के विकास की। अब बच्चों, जो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका होती है ना, ये देखो कहाँ थी, ये हमारा ऐसा बीजांड था, ठीक है। यहाँ तो ये बैठा हुआ है युग्मनज यानी कि जाइगोट, ठीक है। और ये है 3N, 3N मतलब त्रिगुणित केंद्र, और ये हमारी कोशिका, बड़ी वाली कोशिका थी ना, केंद्र की ये कोशिका, वो केंद्र की कोशिका। तो अब यहाँ पर देखो भ्रूणपोष का विकास कैसे हो रहा है बच्चों। ये जो केंद्रक है 3N, ये केंद्रक कई बार विभाजित होता है, लेकिन कोशिका भित्ति नहीं बनाता। तो ऐसे हमें खूब सारा जो है ना केंद्रकीय भ्रूणपोष प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं हुआ, केवल केंद्रक उपस्थित है। इस तरह के केंद्रकीय भ्रूणपोष को हम फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म या मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष भी कहते हैं। अब जब बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं ना, इस तरह का केंद्रकीय भ्रूणपोष बन जाता है, उसके बाद धीरे धीरे कोशिका भित्ति का विकास होना प्रारंभ होता है, ठीक है। जैसे इसी में मैं आपको बताती हूँ कि अब ये केंद्रक इस तरह से कोशिका भित्ति से धीरे धीरे घिरने शुरू होंगे। तो ये धीरे धीरे जो ये केंद्रकीय भ्रूणपोष था वो कोशिकीय भ्रूणपोष में बदल जाता है, ऐसे, ठीक है। तो पहले तो बनता है केंद्रकीय भ्रूणपोष और धीरे धीरे यह कोशिकीय भ्रूणपोष में बदलता जाता है। क्लियर? और इसका बहुत अच्छा उदाहरण हमारे पास है नारियल। अपन नारियल का पानी पीते हैं, है ना। तो नारियल के पानी में जो पानी है वो तो है केंद्रकीय भ्रूणपोष, और जो उसकी गिरी है वो है उसका कोशिकीय भ्रूणपोष, ठीक है। और जब बिल्कुल नारियल सूख जाता है, आपने कभी भगवान को चढ़ाने के लिए अगर नारियल फोड़ा हो तो आप उसमें देखोगे कि आपको यहाँ पे तो खूब सारी गिरी मिलती है वाइट कलर की, ठीक है, जिसको अपन खा लेते हैं। और यहाँ नारियल की 3 आँख होती है, ऐसी दिखती है हमें। और यहाँ पर अगर आप इसको फोड़ते हो तो आपको बिल्कुल छोटा सा ऐसे चावल के दाने जैसा भ्रूण मिलता है। तो कितना सारा भ्रूणपोष बचा हुआ है, और साथ में एक छोटा सा भ्रूण यहाँ पर उपस्थित है ना। तो यहाँ से अपन इस कंसेप्ट को समझना शुरू करते हैं कि जब इस भ्रूण का विकास हो रहा है और ये परिपक्व बीज में बदल रहा है, इस पूरे क्रम में पहली स्थिति तो ये हो सकती है कि भाई भ्रूणपोष पूरी तरह से विकासशील बीज द्वारा उपभोग कर लिया जाए, यानी भ्रूणपोष बचे ही नहीं, ठीक है, पूरा खा लें। जैसे मटर को अपन छीलते हैं, ये एक मटर का दाना हमें दिखाई देता है। इस मटर के दाने को आप अगर ऐसे तोड़ो, 2 टुकड़ों में अगर आप इस मटर को ऐसे तोड़ो तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा ग्रीन कलर का भ्रूण जैसे दिखाई देगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो बीज पत्र है और ये भ्रूण है। तो यहाँ हमें कहीं भी भ्रूणपोष यानी कि ये एंडोस्पर्म दिखाई नहीं देता, ठीक है। यानी कि एंडोस्पर्म तो पूरा का पूरा इस मटर के बीज ने खा लिया, जैसे मटर और मूंगफली। लेकिन कुछ बीज ऐसे होते हैं जिसमें भ्रूणपोष शेष रह जाता है, और ये जो भ्रूणपोष है ये बीज के अंकुरण के समय काम में लिया जाता है। जैसे अरंडी का बीज या नारियल का बीज, जब अपन ने यहाँ उदाहरण देखा, कितना सारा ये सारा वाइट पोर्शन क्या है, भ्रूणपोष है जो बच गया, और छोटा सा बीज यहाँ पर उपस्थित है। तो ये बच्चों 2 प्रकार, इसको अभी अपन आगे और पढ़ेंगे एक बार, ठीक है। तो थोड़ा कंसेप्ट दिमाग में रख लेना। एक पॉइंट और है, आगे क्लियर करते हैं।
अब देखो भ्रूण का विकास कैसे हो रहा है। भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को हम भ्रूणोद्भव कहते हैं, भ्रूण का उद्भव। अब बच्चों एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों में विकास का जो प्रारंभिक चरण होता है वो तो एक समान होता है। प्रारंभिक चरण की मतलब क्या है, प्रारंभ में भाई ये एक जाइगोट था, युग्मनज, एक कोशिका थी। अब ये एक कोशिका विभाजित होगी, दो कोशिकाएं बनाएगी, दो कोशिकाएं विभाजित होकर आगे की कोशिकाओं का निर्माण करेगी। तो विकास के प्रारंभिक चरण में सबसे पहले तो ये एक गोलाकार संरचना में विकसित होता है, इसके बाद ये एक हृदयाकार संरचना में विकसित होता है, और इस हृदयाकार संरचना के बाद में फिर ये धीरे धीरे परिपक्व भ्रूण के रूप में विकसित होता है। तो जब ये परिपक्व भ्रूण के रूप में विकसित हो रहा है उस समय या तो इसमें एक बीजपत्र यानी कि एक कॉटिलिडन होगा या इसमें दो कॉटिलिडन होंगे। तो इस आधार पर बीज दो तरह के होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो हम इन दोनों तरह के भ्रूण की संरचना को देखते हैं। चलो सबसे पहले देखते हैं द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो भी भ्रूण है उसमें एक भ्रूणीय अक्ष उपस्थित होगा। ठीक है, भ्रूणीय अक्ष का क्या मतलब होता है? भ्रूणीय अक्ष का मतलब होता है कि भाई एक उसमें प्रांकुर सिरा होगा जहाँ से पौधे के तने का विकास होगा, और दूसरा एक सिरा होगा जो मूलांकुर कहलाएगा जहाँ से जड़ का विकास होगा। तो देखो मैं एक यहाँ पर सिंपल सा डायग्राम बना रही हूँ, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे ये एक मैंने बीजपत्र बनाया है, ये दूसरा बीजपत्र, ठीक है, ये दोनों बीजपत्र हैं, ये एक भाग और एक भाग ये। अब मैं आपको यहाँ से भ्रूण के सभी भागों को समझाऊंगी। ये जो भाग है ये कहलाता है भ्रूणीय अक्ष। ठीक है, तो कोई भी जो द्विबीजपत्री भ्रूण है उसमें एक तो भ्रूणीय अक्ष होगा और एक दो बीजपत्र उपस्थित होंगे। इस भ्रूणीय अक्ष के दो सिरे हैं। एक सिरा, ये वाला सिरा कहलाता है मूलांकुर। अब ये मूलांकुर कौन सा सिरा कहलाता है उसके पीछे भी कंसेप्ट है, कोई भी सिरा मूलांकुर नहीं कहलाएगा। इसमें क्या है कि बीजपत्र के नीचे का भाग, ये दोनों बीजपत्र हैं, ये बीजपत्र के जुड़ने का अक्ष है, यहाँ से बीजपत्र जुड़ा हुआ है, तो जुड़ने के अक्ष से जो नीचे का भाग है वो कहलाता है हाइपोकोटाइल या बीजपत्राधार, और इस हाइपोकोटाइल का जो अंतिम सिरा होता है वो कहलाता है मूलांकुर। अब इस मूलांकुर के ऊपर भी बच्चों एक प्रोटेक्शन पाया जाता है, एक आवरण पाया जाता है, और ये आवरण कहलाता है मूल गोप, जिसको कि हम रूट कैप भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या कौन सा भाग है बच्चों? ये है हमारा मूलांकुर। मूलांकुर के ऊपर एक आवरण है, ये क्या कहलाता है? मूल गोप। ठीक है, तो और ये वाला भाग मूलांकुर के ठीक ऊपर वाला भाग ये क्या कहलाता है? हाइपोकोटाइल। क्लियर हो गया एक कंसेप्ट? अब आते हैं दूसरी तरफ। ये जो दोनों बीजपत्र हैं इनके जुड़ने के अक्ष से ऊपर वाला भाग, जुड़ने के अक्ष से ऊपर वाला भाग, क्लियर, ये कहलाता है एपिकोटाइल, यानी कि बीज पत्रोपरिक। अब ये एपिकोटाइल जहाँ पे खत्म होता है, यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है, यहाँ पे खत्म हो गया, तो ये सिरा क्या कहलाता है? ये सिरा कहलाता है प्ररोह। ठीक है, अब ये प्ररोह क्या बनाएगा? जब ये भ्रूण जो है बीज में परिपक्व हो जाएगा, अंकुरित होगा, तो ये जो हमारा प्ररोह है, इस प्ररोह भाग से तो हमारा तने का विकास होगा, ऐसे छोटा सा शूट बनना शुरू होगा, और यहाँ से रूट का विकास होगा। तो ये थी हमारी द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना। अब चलते हैं एक बीजपत्री भ्रूण की संरचना। अब यहाँ पे बच्चों फर्क क्या है कि बीजपत्र एक है, तो भ्रूणीय अक्ष के साथ में एक बीजपत्र उपस्थित होगा। तो चलो इसको देखते हैं कैसे। तो ये देखो, भ्रूणीय अक्ष तो है ही है, ठीक है, तो ये मैं आपका एक भ्रूणीय अक्ष बना रही हूँ इस तरह से, ये है भ्रूणीय अक्ष।
अब भ्रूणी अक्ष के साथ में क्या उपस्थित है भाई, हम कह रहे हैं कि एक बीजपत्र उपस्थित है। ये मैंने एक बीजपत्र यहाँ पर बना दिया। अब ये जो भ्रूणी अक्ष है तो इसका जो एक बीजपत्र है वो क्या कहलाता है, उसको हम यहाँ पर कहते हैं प्रशल्क या स्क्यूटेलम। ठीक है, और इसकी पोजीशन क्या होती है, इसकी पोजीशन होती है कि ये भ्रूणी अक्ष से एक तरफ स्थित होता है। एक तरफ स्थित होने के कारण ये जो हमारा भ्रूणी अक्ष है ना, ये ऐसे सीधा नहीं होकर थोड़ा सा कर्वी हो जाता है, ऐसे थोड़ा सा ना ऐसे मुड़ जाता है बेचारा, ऐसे मुड़ जाता है। और यहाँ से ये जो हमारा स्क्यूटेलम है, प्रशल्क है, इसका विकास हो जाता है। क्लियर, तो ये है हमारा स्क्यूटेलम। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं, इस भ्रूणी अक्ष की डिटेल को पढ़ते हैं। तो भ्रूणी अक्ष जो है वापस उसके वही दो सिरे होंगे। कौन कौन से होंगे, पहला तो भ्रूणी अक्ष जहाँ से ये स्क्यूटेलम जुड़ा हुआ है उसके जुड़ने के स्थान से जो नीचे का भाग होगा वो कहलाएगा हाइपोकोटाइल। ठीक है, और ये हाइपोकोटाइल नीचे जाकर एक मूलांकुर के अंदर खत्म हो जाएगा, रेडिकल पोर्शन। इस मूलांकुर के ऊपर वापस जैसे वहाँ पर रूट कैप थी ना, वैसे कि वैसे यहाँ पर भी एक रूट कैप उपस्थित होगी। क्लियर, अब एक चीज और यहाँ पर पाई जाती है, वो क्या है उसको अपन देखते हैं। तो यहाँ पर इस रूट कैप के बाहर की तरफ एक और पत्ती के समान संरचना उपस्थित होती है, अविभेदित पर्ण के समान संरचना पाई जाती है, और ये कहलाती है कोलियोराइजा मूलांकुर चोल। क्लियर, तो यहाँ पर ये 3 पॉइंट। ठीक है, और ये हमारा है प्रशल्क या स्क्यूटेलम। अब देखो इस हाइपोकोटाइल के ऊपर वाला भाग, ये भाग क्या कहलाएगा बच्चों, एपिकोटाइल। अब एपिकोटाइल कहाँ खत्म होता है, हमें पता है कि भाई ये प्ररोह पे खत्म होता है। तो यहाँ पर जो प्ररोह है ना, वो प्ररोह बच्चों एकदम ऐसा सिंपल नहीं होता। यहाँ पर प्ररोह में कुछ पत्ती के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, पर्ण कलिकाएं उपस्थित होती हैं ऐसे। ठीक है, प्ररोह में कुछ पर्ण कलिकाएं पाई जाती हैं। अब पर्ण कलिकाओं को घेरे हुए एक संरचना पाई जाती है जिसको हम कहते हैं कोलियोप्टाइल। ये वास्तव में एक भित्ति के समान संरचना ही है, अविभेदित पर्ण के समान ही संरचना है। तो ये इस तरह से, मैं इसका कलर चेंज करती हूँ, ऐसे ये हमें इस तरह से कुछ दिखाई देगा ऐसे। क्लियर, तो ये क्या है, ये एक और पत्ती के समान, यहाँ पर खोखली पत्ती के समान संरचना कह सकते हैं, भित्ति के समान संरचना कह सकते हैं, एक आवरण कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रांकुर चोल, कोलियोप्टाइल। क्लियर, तो यहाँ पर बच्चों ये कोलियोप्टाइल, ये कोलियोराइजा, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ नहीं है, क्या है, बस एक एक कवरिंग है। प्ररोह के ऊपर भी एक कवरिंग और प्रेजेंट है, और ये जो हमारा रेडिकल है यहाँ पर भी एक कवरिंग और प्रेजेंट है। क्लियर, अब ये है हमारी, इस तरह से हम इसकी संरचना को बनाते हैं, एक बीजपत्री भ्रूण। ओके, क्लियर, ये समझ में आ गया। चलो अब आगे चलते हैं। ये भ्रूण अब विकसित होगा और ये बीज के रूप में परिवर्तित होगा। तो जब ये बीज बनाएगा तो बीज की क्या संरचना होगी उसको अपन देखते हैं। बीज में क्या क्या चीजें उपस्थित होंगी। तो एक बीज के अंदर सबसे बाहर तो बीज का आवरण होगा, इसके अंदर बीज पत्र होंगे, ये एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, और इसके अंदर एक भ्रूण उपस्थित होगा। ठीक है, तो ये 3 संरचनाएं मिलकर एक जो है बीज का निर्माण करती हैं। अब देखो, जैसा कि अपन इस पॉइंट को पीछे पढ़कर आए हैं कि जैसे जैसे बीज का विकास होता है तो हमारा जो भ्रूण कोश है वो या तो खत्म हो जाता है या बच जाता है ना। ये बात तो अपन पढ़कर आए। तो बस यहाँ पर अब 2 नाम याद रखने हैं। अगर तो एक नाम है नॉन एल्बुमिनस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इसमें अवशिष्ट भ्रूणपोष नहीं पाया जाता। नॉन मतलब नहीं, जैसे मटर और मूंगफली। और दूसरी तरह के बीज ऐसे बच जाते हैं भाई जिसमें भ्रूणपोष थोड़ा सा बच गया है,
तो इसके ये सारे उदाहरण, तो यहाँ पर सिर्फ बाकी कंसेप्ट अपन पीछे पढ़कर आ गए थे, नाम याद करने हैं। नॉन एल्बुमिनस एंड एल्बुमिनस मतलब विद रेजिडुअल एंडोस्पर्म। क्लियर। यहाँ पर बच्चों एक कंसेप्ट और याद रखना है, परिभ्रूणपोष। कुछ ऐसे बीज भी होते हैं जिसमें न्यूसेलस यानी कि बीजांडकाय भी बीज के साथ में शेष रह जाता है, जिसको परिभ्रूणपोष भी कहा जाता है। तो यहाँ से भी ना ये एक बस पूछ लेते हैं टर्म, तो ये याद रखना है भाई कि कुछ बीज ऐसे होते हैं जिसमें न्यूसेलस भी बचा हुआ रह जाता है, उदाहरण काली मिर्च और चुकंदर। चलो आगे चलते। बीज में हमने ये तो बात कर ली कि भाई बीज का आवरण है, फिर बीज पत्र है और भ्रूणअक्ष है। तो ये जो पूरा बीज की संरचना है, इसमें हम अब बीज के विकास को, बीज की संरचना को थोड़ा सा और पढ़ते हैं कि भाई ये चीज़ें कहाँ से बनी है। जैसे हम बात कर रहे थे बीजावरण की, तो बीजावरण कहाँ से बना है। तो बच्चों इसके लिए मैं तुम्हें एक बार इस संरचना को रिकॉल कराऊंगी। याद है ये स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। तो अपन ने यहाँ पर ये इंटेगुमेंट्स पढ़े थे कि भाई एक या दो अध्यावरण पाए जाते हैं, ये बात अपन ने पढ़ी थी ना, अध्यावरण। तो बच्चों यहाँ से ही मैं आपको इस टॉपिक को समझाऊंगी। क्लियर। और हमने ये पढ़ा था कि ये माइक्रोपाइलर एंड होता है, माइक्रोपाइलर एंड, जहाँ पर ये अध्यावरण नहीं पाए जाते। क्लियर, ये चीज़ याद आ गई। तो चलो ये पैराग्राफ फटाफट समझ में आ जाएगा कि भाई जब अब यहाँ पे, अच्छा यहाँ पर अंड कोशिका है जिससे युग्मनज बना निषेचन के बाद में, और इससे धीरे धीरे यहाँ पर भ्रूण का विकास हो गया। क्लियर। अब ये भ्रूण जब विकसित हुआ तो इसने इसको पूरे को ऐसे से घेरना शुरू कर दिया, आकार में भी तो बड़ा बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा बीज हमारा यहाँ पर बन गया। अब ये जो हमारे अध्यावरण है, इंटेग्यूमेंट्स है, ये अध्यावरण इसके आवरण को बनाएंगे, बीज के आवरण को बनाते हैं। ठीक है, तो बीज आवरण को अध्यावरण बनाते हैं। अब ये जो माइक्रोपाइलर एंड है, यहाँ पर तो अध्यावरण था ही नहीं, तो फिर हमारा जो बीजावरण होगा, सीड कोट होगा, उसमें इस जगह पर जहाँ पर माइक्रोपाइलर एंड है वहाँ पर एक छिद्र बन जाएगा। अब ये छिद्र बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब इस बीज का अंकुरण होगा तो ऑक्सीजन और जल के प्रवेश को इसी छिद्र के माध्यम से किया जाएगा। क्लियर। तो ये यहाँ से बीज का विकास हमने एक बार वापस रिमाइंड किया। अब बीज जो है अपन देखते हैं बच्चों कि हम उसको स्टोर करके रख पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वो शुष्क होता है, उसकी उपापचयी क्रियाएं बिल्कुल धीमी हो जाती हैं और वो सुसुप्त अवस्था में चला जाता है, जिसको डोरमेंसी कहते हैं। अब ये डोरमेंसी पीरियड हर तरह के बीजों में अलग अलग होता है। कुछ बीजों में 3 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का या कई हजार सालों का भी ये डोरमेंसी पीरियड हो सकता है। ठीक है। अब जब भी कभी बीज को अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी, अच्छी मिट्टी, वायु, ऑक्सीजन, उपयुक्त तापमान, तो ये बीज जो है वो अंकुरित होना शुरू हो जाएगा। अब बच्चों पुष्पीय पादपों की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता होती है, हम इनको आवर्त बीजी पादप कहते हैं क्योंकि इनमें बीज कभी भी खुले नहीं होते, ये हमेशा फल के अंदर बंद होते हैं। ठीक है। तो अब फल का विकास कहाँ से हो रहा है? तो देखो यहीं इस चित्र में मैं एक संरचना और बनाती हूँ। ये जो बीजांड है ये कहाँ स्थित था? ये हमारी वर्तिकाग्र थी, ये वर्तिका, और ये अंडाशय। याद है ना? अंडाशय। तो इस अंडाशय से फल का विकास होता है। क्लियर। तो आप कभी भी अब इस चित्र के साथ में जब इस विकास को पढ़ोगे तो कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है। तो फल का विकास अंडाशय के साथ हो रहा है और जो अंडाशय की भित्ति है वो फल भित्ति का निर्माण करती है। अब यहाँ पर बच्चे एक छोटा सा टॉपिक है, फलों को 2 भागों में बांटा गया है, आभासी और वास्तविक। वास्तविक फल तो वो होते हैं जिनको ट्रू फ्रूट्स कहते हैं और इनके विकास में केवल अंडाशय का योगदान होता है, जबकि आभासी फलों में अंडाशय के अलावा पुष्प के दूसरे भाग जैसे कि पुष्पासन भी भागीदारी करते हैं। आपकी किताब में एप्पल और स्ट्रॉबेरी का डायग्राम दे रखा है, उसको ज़रूर देखना और उसमें देखना कि जो हम एप्पल खाते हैं ना, उसका गूदा, वाइट कलर का पोर्शन, वो सब क्या है? वो पूरा का पूरा पुष्पासन है जो हम खाने के
फल के रूप में खाने के काम में लेते हैं। ठीक है, तो अंडाशय के साथ साथ पुष्पाशय की भी बहुत ज़्यादा भागीदारी होती है फल का निर्माण करने में। क्लियर? चलो, अब ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, अभी तक हमने जो फल का निर्माण पढ़ा उसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी एक बार देखना। हमने पढ़ा था निषेचन होता है, निषेचन के फलस्वरूप भ्रूण का विकास होता है और ये भ्रूण बीज का विकास करता है और बीज फल के अंदर बंद होता है। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब कुछ बच्चों पौधों ने ऐसे अनुकूलन भी विकसित कर लिए कि ये निषेचन की प्रक्रिया तो हो ही नहीं और फिर भी फल का विकास हो जाए। ठीक है, निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो लेकिन फल का विकास हो जाए। तो यहाँ पर याद रखना बच्चों, ऐसे जो भी फल होते हैं उनके अंदर बीज कभी नहीं बनते। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। तो ऐसी भी प्रक्रिया होती है, इसको हम कहते हैं अनिषेक जनित फल। तो इसमें निषेचन के बिना ही फल का विकास हो जाता है और उसमें बीज नहीं बनते। तो कुछ जो कृषि वैज्ञानिक है उन्होंने ऐसे हार्मोन्स का विकास कर दिया है कि हम कुछ हार्मोन्स का प्रयोग करके ऐसे बीज रहित फलों के विकास को प्रेरित कर सकते हैं। उदाहरण है केला। क्लियर? चलो, ये था अनिषेक जनित फल, फल के अंदर बीज नहीं है। अब हम चलते हैं बीज के महत्व को। वैसे तो आप बीज के महत्व को सभी बच्चे जानते हो। बीज देखो एक पूरी इकाई है, उसको कुछ भी और बाहर की चीज़ नहीं चाहिए। पूरा पौधा जब तक बन नहीं जाता तब तक सब भोजन उसके पास उपलब्ध होता है। ठीक है, केवल उसको मिट्टी और पानी चाहिए, अनुकूल तापमान चाहिए जहाँ वो अंकुरित होगा और नए जीवन का विकास करेगा। ठीक है, और जो अंकुरित होता हुआ नवोद्भिद है उसके बीज पत्रों में पर्याप्त मात्रा में संचित आहार भी उपस्थित होगा। क्लियर? तो बीज क्या है? अपने आप में पूर्ण इकाई जो नए पादप को उत्पन्न करने की क्षमता रखती है। अब बीज इस पूरी क्षमता को लेकर सबसे पहला काम, बीज का महत्व क्या है कि वो नए आवासों में प्रकीर्णित हो सकता है। भाई एक पौधा एक जगह पर लगा हुआ है, अपना पूरा जीवन वो उस जगह पर ही लगा रहेगा क्योंकि पौधा जड़ से बंधा हुआ है, वो नए आवास में नहीं जा सकता। लेकिन जब बीज झड़ेंगे तो वो बीज विभिन्न माध्यमों से, पशु पक्षियों के माध्यम से या कोई उसको व्यक्ति लेके भी जा सकता है बीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, या हवा के द्वारा वो बीज नए नए आवासों में पहुँचेंगे। यानी कि नए नए आवासों तक बीज के माध्यम से ही किसी पादप की प्रजाति को हम पहुंचा सकते हैं। ये बीज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरी बात, बीज को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना है। अगर बीज गीला होगा और हमें 15 दिन तक उसको कहीं सफ़र में कराना है तो वो सड़ जाएगा। तो बीज का दूसरा महत्व, बीज बिल्कुल शुष्क होता है, यानी कि उसमें से पानी निकल चुका है, वो सुप्तावस्था में है। इसका अर्थ ये है कि बीज के अंदर भंडारण की क्षमता विकसित होती है, तो हम बीज को स्टोर करके रख सकते हैं कई लंबे समय तक के लिए भी, और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर हमें भेजना है तो भी हम उसको आसानी से भेज सकते हैं। तो ये बीज का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, अब बीज की जीवन क्षमता अलग अलग होती है। यहाँ पर 2 उदाहरण आपकी किताब में दे रखे हैं जहाँ पर लगभग 10,000 साल पुराना बीज भी खनन के दौरान प्राप्त हुआ। एक पौधा है ल्यूपिनस आर्कटिकस, जिसको आर्कटिक टुंड्रा प्रदेश से प्राप्त किया गया, और लगभग 10,000 पुराने इस बीज को जब बोया गया तो वो अंकुरित भी हुआ और उसमें पुष्प भी लगे। ऐसे के ऐसे ही खजूर की एक प्रजाति है फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा, जो मृत सागर के पास में खुदाई के दौरान इसके हमें बीज प्राप्त हुए थे, और इन बीजों को, ये बीज लगभग 2000 साल पुराने थे, और उसके बाद भी जब इन बीजों को बोया गया तो ये पुष्पित हुए। ठीक है, तो देखो बीज की जीवन क्षमता को यहाँ पर बताया गया है कि भाई बीज को अगर इतने इतने सालों का भी अनुकूलित वातावरण नहीं मिला था तो वो बीज सुप्तावस्था में जीवित था। कितनी बड़ी बात है ना। चलो लास्ट टॉपिक पे आते हैं इस चैप्टर के, वो है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी, असंग जनन और बहुभ्रूणता। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ से 2 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है क्या, असंग जनन क्या है और बहुभ्रूणता क्या है।
तो देखो बच्चों, वास्तव में क्या होता है कि अभी तक तो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी कि भाई कि निषेचन होता है और निषेचन के फलस्वरूप भ्रूण का विकास होता है और भ्रूण से बीज बनता है और बीज एक फल के अंदर बंद होता है। इसलिए ये चीज़ हम अभी तक पढ़कर आए हुए। अब यहाँ पर बच्चों क्या होता है कि एक प्रक्रिया है जिसमें अलैंगिक जनन के समान है, यानी कि यहाँ पर देखो फल भी होगा, बीज भी होगा, दोनों चीज़ें होंगी, लेकिन निषेचन नहीं होगा। ठीक है, फल भी है, बीज भी है, लेकिन निषेचन नहीं है। जब निषेचन नहीं है तो जीन विभिन्नता नहीं है। इस कंसेप्ट को समझना, ठीक है। निषेचन होता है तभी नर और मादा युग्मक मिलते हैं और तभी जीन विभिन्नता आती है। तो जीन विभिन्नता नहीं है, मतलब क्यों नहीं है? क्योंकि निषेचन नहीं हो रहा, और बिना निषेचन के ही यहाँ पर फल का भी विकास हो रहा है और फल के अंदर बीज का भी विकास हो रहा है। ये अनिषेक जनन से अलग है। अभी हमने पढ़ा था अनिषेक जनन, जहाँ पर फल का विकास तो हो रहा था लेकिन फल के अंदर बीज नहीं बन रहे थे। यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी अलग है, यहाँ पर फल भी बन रहा है और बीज भी बन रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होता है, इसको अपन देखते हैं। देखो, एक प्रोसेस तो ये होता है कि भाई अंड जनन की जो प्रक्रिया चल रही है, जहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होगा और अंड कोशिका का निर्माण होगा, वहाँ पर अगर अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो, बिना अर्धसूत्री विभाजन के एक द्विगुणित अंड कोशिका बन गई, ठीक है, अंड कोशिका बन गई, अंड कोशिका द्विगुणित है, तो ये स्वयं प्रेरित होकर भ्रूण का विकास कर लेगी। अब बच्चों यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर नर युग्मक का कोई रोल नहीं रहा, उस अंड कोशिका ने ही भ्रूण का विकास कर दिया, यानी कि बीज बन गया फल के अंदर। क्लियर? दूसरी स्थिति देखना, दूसरी स्थिति बीजांड का है। हम लोग पढ़ते हैं ना ऐसे, ये बीजांड इस तरह से, ये हम बीजांड बनाते हैं, ये बनाते हैं अपन इंटेगुमेंट्स, और यहाँ पर ये हमारा ओव्यूल है, ये हमारा बीजांड काय होता है, न्यूसेलस जिसको कहते हैं। तो क्या होता है बच्चों कि ये जो पोर्शन है एम्ब्रियो सैक का, इस एम्ब्रियो सैक के पास की कोई भी न्यूसेलस की कोशिका, सपोज ये कोई एक कोशिका है, तो ये कोशिका भी सक्रिय हो जाती है। अब ये कोशिका तो बच्चों अपन जानते हैं द्विगुणित है, तो ये कोशिका भी सक्रिय हो जाती है। तो एक तो भ्रूण का विकास यहाँ पर हो रहा है, नॉर्मल जो नेचुरल निषेचन से हो रहा है, और ये कोशिका भी सक्रिय हो गई है और ये भी भ्रूण का विकास करना शुरू कर देती है। तो इस स्थिति में क्या हो जाता है, इस स्थिति में बच्चों जो एक बीज होता है, उस एक बीज के अंदर ही बहुत सारे भ्रूण बन जाते हैं और इसको हम कहते हैं बहुभ्रूणिता। क्लियर? अब यहाँ पर देखो, जो यहाँ से बीज बनेगा, ये जो बीज बनेगा, इसमें कोई भी आनुवांशिक विभिन्नता नहीं आएगी। बात आई? क्लियर हुई? तो जहाँ पर भी, चाहे ये कंडीशन हो चाहे ये कंडीशन हो, जहाँ बिना निषेचन के भ्रूण का विकास हो रहा है, तो वहाँ आनुवंशिक विविधता नहीं आती। तो वो जो भी नई संतति पैदा होगी वो बिल्कुल क्लोन पैदा होती है। तो ये जो चीज़ है, हालांकि जीन विभिन्नता आना बहुत ज़रूरी है, लेकिन किसान भाइयों के लिए ये एक अच्छी तकनीक है। और किसान भाई, ये जो हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं एपोमिक्सिस का, असंग जनन का, ये किसान भाइयों के लिए फ़ायदेमंद भी हो सकती है। कैसे हो सकती है उसको आप समझना। देखो भाई, कोई किसान होता है ना, वो क्या करता है, हर साल मार्केट जाता है, भाई कौन सा नया हाइब्रिड बीज आया है उसको खरीद कर लाता है, और ये हाइब्रिड बीज बच्चों काफ़ी महंगे भी होते हैं। ठीक है, अब हाइब्रिड बीज लेकर आ गया, उसने खेत में बो दिया, उसके खेत में फल फूल सब लग रहे हैं। अब वो चाह रहा है कि भाई मैं इसी के बीज पैदा कर लूँ ताकि अगली साल मुझे मार्केट से महंगे बीज नहीं खरीदने पड़े। क्लियर? तो इसके लिए उसको यहाँ बीज का उत्पादन करना पड़ेगा। अब अगर वो यहाँ से बीज उत्पादन करता है तो यहाँ तो बच्चों निषेचन होगा, और जैसे ही निषेचन होगा
वैसे ही जीन विभिन्नता आ जाएगी, और जीन विभिन्नता आते ही हमारी जो संकर बीज हम खरीद के लाए थे उसमें दूसरे कैरेक्टर्स मिक्स हो गए, यानी कि भाई सेम बीज या सेम पौधे की प्रजाति तो हमें अगली साल नहीं मिलेगी। ठीक है, तो कृषि वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं कि ऐसा कर दिया जाए कि जो संकर पादप है उसमें असंग जनन का गुण डाल दें, असंग जनन का गुण उसके अंदर डाल दें। उससे क्या होगा? उससे तो बहुत फायदा ही फायदा है, बल्ले बल्ले है। क्यों? क्योंकि उससे जो बीज पैदा होंगे असंग जनन से, वहाँ तो निषेचन होगा ही नहीं और बीज भी मिल जाएंगे। और ये बीज कैसे होंगे? उसके द्वारा बाजार से खरीद कर लाए हुए संकर बीज के समान। तो हमारे जो किसान भाई हैं वो अच्छे बीज उत्पादन करने में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तो असंग जनन का प्रयोग करके वो बिल्कुल क्लोन बीज पैदा कर सकते हैं। क्लियर? तो ये है असंग जनन का कॉमर्शियल व्यावसायिक महत्व। तो इसके साथ में बच्चों अपना ये सेकंड चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है, जहाँ पर हमने पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन की पूरी प्रक्रिया पढ़ी, कैसे बीज का विकास होता है, बीज किस किस तरह के होते हैं, बीज का क्या महत्व है, और हम बिना निषेचन के क्लोन बीज कैसे प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? तो पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ना। इस चैप्टर के बहुत सारे एनिमेटेड वीडियोस भी मैंने बना के डाले हैं, उन एनिमेटेड वीडियोस को भी आप देख सकते हो। जैसे डबल फर्टिलाइजेशन का एनिमेटेड वीडियो आपका है, इसके बाद में पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन का है, एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट है। तो उन सारे एनिमेटेड वीडियोस को आप देखकर इन कंसेप्ट्स को पूरा दिमाग में अच्छी तरह से सेट भी कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। बाय।